यह वाकया 1988 का है। तब रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी की सरकार में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन दिनों हेगड़े की राजनीतिक हैसियत कुछ ऐसी थी कि उन्हें गैर कांग्रेसी धड़े के प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में भी देखा जाता था। तभी कर्नाटक की सियासत में एक उबाल आया और इस उबाल के पीछे की वजह थी हेगड़े के मुख्यमंत्री रहते कर्नाटक में सामने आया फोन टैपिंग का एक सनसनीखेज मामला। केंद्र सरकार ने अपनी एजेंसियों को जांच के आदेश दिए। केंद्रीय एजेंसियों ने जांच में पाया कि कर्नाटक पुलिस के डीआईजी ने 50 से अधिक नेताओं और उद्योगपतियों के फोन टेप करने का आदेश दिया था। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के विरोधी खेमे के भी कई नाम शामिल थे। इस दौरान हेगड़े लगातार नैतिकता और मूल्यों की राजनीति का हवाला देते रहे, परंतु मामले की चल रही जांच की प्रगति रिपोर्ट और विपक्षियों के वार के आगे उनके दावे लगातार कमजोर पड़ते गए। मामला संसद में तूल पकड़ चुका था और आखिरकार 10 अगस्त 1988 को जनता पार्टी के कद्दावर नेता, गैर कांग्रेसी धड़े के प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बात तब की है जब दूरभाष एवं संप्रेषण यानी टेलीफोन और कम्युनिकेशन की तकनीक में किसी क्रांति का आगाज नहीं हुआ था। उन दिनों या तो टेलीफोन विभाग के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को भरोसे में लेकर फोन टैपिंग होती थी या फिर मुखबिरों और पेशेवर जासूसों की मदद से सूचना इकट्ठा करने का प्रचलन था। नवंबर 1990 में युवा तुर्क उपनाम से मशहूर चंद्रशेखर ने कांग्रेस के सहयोग से केंद्र में सरकार बनाई। घटना 2 मार्च 1991 की है। 1991 यानी वही काला साल जब हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को एक आत्मघाती हमले में खो दिया। 2 मार्च 1991 को हरियाणा पुलिस के 2 कांस्टेबल प्रेम सिंह और राज सिंह को राजीव गांधी के निवास 10 जनपद के बाहर से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस के द्वारा इस जासूसी कांड को मुद्दा बनाए जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने का प्रस्ताव रखा। हालांकि इस समूचे घटनाक्रम का पटाक्षेप कुछ यूं हुआ कि तमाम राजनीतिक उठापटक और कांग्रेस के असहयोगात्मक रुख के परिणाम स्वरूप 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आखिर भारतीय राजनीति में जासूसी के इन भूले बिसरे किस्सों और उनसे जुड़े इस्तीफों की कहानियां आज फिर से इतनी प्रासंगिक क्यों लग रही हैं? इसकी वजह है पूरी दुनिया में हालिया दिनों की सबसे बड़ी चर्चा पेगासस स्पाईवेयर जासूसी कांड। अब की बार भारत में केंद्र की मोदी सरकार पर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए सांसदों, विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं, पत्रकारों, सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ, संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों, वकीलों, समाजसेवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और यहां तक कि अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों के खिलाफ व्यापक स्तर पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष एक स्वर में सरकार से जिम्मेदार मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहा है। यूं तो ग्रीक माइथोलॉजी में पेगासस का अर्थ होता है सफेद रंग का एक हवा में उड़ने वाला ताकतवर घोड़ा जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में पेगासस बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि का प्रतीक है, लेकिन फिलहाल किंवदंतियों में हवा से बात करने वाले घोड़े ने जमीन पर भूचाल ला दिया है। नमस्कार, मैं शशिकांत और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कथित पेगासस स्पाईवेयर जासूसी कांड। वैसे दुनिया भर के तमाम अलग अलग देशों में सत्ता प्रतिष्ठानों के द्वारा अपनी राजनीतिक हनक और रसूख को कायम रखने के लिए विपक्षियों, विरोधियों और सो कॉल्ड पोटेंशियल टारगेट्स के खिलाफ जासूसी जैसी घटना एकदम से कोई नई या फिर चौंका देने वाली चीज नहीं है। परंतु एनएसओ जैसी एक विदेशी कंपनी का इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होना और पेगासस स्पाईवेयर जैसी एक अत्याधुनिक तकनीक का बेहद संगठित और सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल एक डरा देने वाली और भयावह शुरुआत है। आखिर क्यों? और यह अतीत के भारतीय राजनीति की कई ऐसी घटनाओं से अलग क्यों है, इसे समझना बेहद जरूरी है। पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप का दावा है कि वो ये सॉफ्टवेयर देश की सरकारों या सरकारी एजेंसीज को ही बेचती है। बहरहाल पेगासस स्पाईवेयर द्वारा लगभग 300 भारतीय नंबर्स की कथित जासूसी से हो सकने वाले घातक परिणामों का विश्लेषण करने से पहले आइए यह समझ लेते हैं कि यह सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है।
मतलब कैसे ये अपने पोटेंशियल टारगेट्स का फोन हैक करके उससे जुड़ी तमाम गोपनीय एवं निजी सूचनाओं को इकट्ठा करता है। सरलतम भाषा में कहा जाए तो पेगासस एक जीरो क्लिक अटैकिंग सॉफ्टवेयर है। अर्थात अगर हैकर को आपका मोबाइल सेट हैक करना हो तो उसे इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपको शामिल करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी इंसान को कुछ भी करने, मसलन किसी लिंक पर क्लिक करने, कुछ भी ब्राउज करने या फिर कोई कॉल रिसीव करने या फिर अनजाने में भी मोबाइल सेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सूचना कहीं शेयर करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और फिर भी आपका फोन हैक हो जाएगा। आप भले हर प्रकार के फिशिंग हमले से बचना जानते हो या फिर यह जानते हो कि किस लिंक पर क्लिक करना है और किस पर नहीं करना है, मगर इन सब का कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों है, इसे समझिए। अगर हैकर को टारगेट के मोबाइल सेट में पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल करना हो तो टारगेट के व्हाट्सएप पर एक मिस्ड वीडियो कॉल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए जनरेट होती है। आप व्हाट्सएप चैट के पॉपुलर फीचर डिलीट फ्रॉम एवरीवन से वाकिफ होंगे। कुछ ऐसी ही या फिर इससे भी कहीं ज्यादा उन्नत तकनीक की सहायता से हैकर आपके अपने व्हाट्सएप कॉल लॉग को ओपन करने से पहले ही मिस्ड कॉल नंबर को डिलीट कर देता है। आपको यह सब क्षण भर के लिए एक टेक्निकल डिजिटल लोचा लगता है या फिर शायद कुछ भी नहीं समझ में आता। टारगेट अपना मोबाइल अलट पलट कर देखता है और बात खत्म हो जाती है। पर इस दौरान एक बड़ी गड़बड़ी की शुरुआत हो चुकी होती है। टारगेट का मोबाइल हैक हो चुका होता है और उस मोबाइल सेट में पेगासस स्पाईवेयर नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका होता है। और इस अति अत्याधुनिक या अल्ट्रा एडवांस सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग स्ट्रेटजी कितनी घातक हो सकती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इजरायल इसे हथियार का दर्जा देता है और इसे बनाने वाली इजरायली कंपनी का नाम है साइबर आर्म्स फर्म एनएसओ ग्रुप। इंस्टॉलेशन के साथ ही पेगासस स्पाईवेयर सक्रिय हो जाता है और उसकी पहुंच आपके ईमेल्स, चैट, व्हाट्सएप अकाउंट, कैमरा, कॉल रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन, वीडियोस, फोटोज, कॉन्टैक्ट लिस्ट, एसएमएस, जीपीएस हर जगह हो जाती है। पेगासस आपके हैंडसेट के प्रत्येक फीचर को एक्सेस कर सकता है और आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी। कुछ ऐसे जैसे आपके फोन को आपके अलावा कोई और चलाने लग जाए और आपको इसकी भनक भी ना लगे। तो इस पर आलम यह कि पेगासस आपके फोन से सारी सूचना आपके ही डेटा नेटवर्क का इस्तेमाल करके एनओएस को भेज देगा और जब तक हैकिंग का यह राज फाश नहीं होता, आप इस गफलत के शिकार रहेंगे कि ऊंची कीमत पर खरीदे गए लेटेस्ट तकनीक के एंड्रॉयड और एप्पल हैंडसेट आपकी निजता यानी प्राइवेसी की गारंटी करते हैं। हालांकि ये वीडियो बनाते वक्त मैंने ये तय किया था कि मैं अपने व्यूअर्स को पेगासस स्पाईवेयर की टेक्निकलिटीज में नहीं उलझाऊंगा। फिर भी पेगासस के जासूसी के तरीकों को समझने के लिए एक आर्टिफिशियल सीन काफी मददगार होगा। फर्ज करिए कि कोई दो टारगेट्स फोन टैपिंग के डर से यह तय करते हैं कि किसी संवेदनशील मुद्दे पर फोन पर बात करने की बजाय मिलकर चर्चा की जाए। दोनों टारगेट्स के बीच का यह टेलीफोनिक संवाद मिलकर चर्चा की जाए टेप हो गया। बातचीत टेप हो जाने तक का मामला हमें चौंकाता नहीं है क्योंकि फोन टैपिंग की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। लेकिन पेगासस के मामले में चीजें यहां नहीं रुकती। अब पेगासस अगले फीचर की मदद से दोनों टारगेट्स के लोकेशन को ट्रेस करने लगता है और जब भी दोनों टारगेट्स किसी विषय पर चर्चा के लिए मिलते हैं यानी फिजिकली भौतिक रूप से एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो पेगासस अगले फीचर की मदद से दोनों टारगेट्स के मोबाइल फोन के माइक्रोफोन और कैमरा को ऑन कर देता है और टारगेट्स के हाथ या पॉकेट में रखे हैंडसेट के मूवमेंट के हिसाब से जो कुछ कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर की जद में आ सकता है वो हैक हो जाता है यानी उसकी जासूसी हो जाती है। लिहाजा अगर आपके मोबाइल फोन में पेगासस एंटर कर चुका है तो कुछ यूं समझिए जैसे अंग्रेजी साहित्य के मशहूर लेखक H.G. वेल्स के साइंस फिक्शन इनविजिबल मैन की तर्ज पर एक अदृश्य जासूस हमेशा आपके साथ होता है और अपने क्लाइंट को आपकी समस्त गतिविधियों से रूबरू रखता है। अब प्रश्न यह है कि जब अतीत में भी फोन टैपिंग के मामले सामने आते रहे हैं तो फिर इस बार इतना हो हल्ला क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अब तक का सबसे सुनियोजित हमला है और यह भी कि इन घटनाओं के सामने आने से सत्ता के निरंकुश होने की बू आ रही है। इन आरोपों की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए आपको उन भारतीय नामों की सूची पर एक नजर डालनी होगी जो पेगासस के पोटेंशियल टारगेट के बतौर बीते दिनों वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन में छपे हैं। अनुमानित 300 भारतीय फोन नंबर्स में से अब तक यानी वीडियो बनाए जाने तक कोई 136 भारतीय नामों की सूची प्रकाशित की गई है।
अगर इस सूची पर गौर फरमाएं तो आप पाएंगे कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया में से किसी को भी बख्शा नहीं गया है। यहां तक कि सत्ता प्रतिष्ठान से सरोकार या असहमति रखने वाले व्यक्ति विशेष तक की कथित जासूसी की बात सामने आई है। सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा को विवादास्पद तरीके से पदमुक्त किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर उनके सेलफोन नंबर्स पेगासस स्पाईवेयर की निगरानी सूची में जोड़ लिए गए। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था, उनका सेलफोन भी 2019 मई जून के समय से ही हैक कर लिया गया। ज्ञात रहे कि लवासा को असामान्य परिस्थितियों में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, वरना दूसरे कई राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल जैसे एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट और पॉलिटिकली सेंसिटिव असेंबली इलेक्शंस भी लवासा के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए ही होने तय थे। 2018 के अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला कोर्ट स्टाफर के साथ साथ उसके 11 रिश्तेदारों के सेलफोन नंबर्स के भी कथित जासूसी में शामिल होने की बात सामने आई है। राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्षी नेताओं एवं आमतौर पर तटस्थ और सरकार से सवाल पूछते रहने वाले पत्रकारों की भी एक लंबी कतार पेगासस की जासूसी सूची का हिस्सा है। हैरत की बात तो यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ बड़े नामों के अलावा स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कुछ आला नेताओं और उनके निजी सचिवों के फोन नंबर्स के भी पेगासस की निगरानी सूची में शामिल होने की बात कही जा रही है। पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वह प्राधिकृत सरकारों को प्रौद्योगिकी प्रदान करता है ताकि उन्हें अपराध और आतंक से निपटने में मदद मिल सके। एनएसओ ने सरकारों के साथ होने वाले समझौतों के कुछ बिंदुओं को प्रकाशित किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारें केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जांच में पेगासस स्पाईवेयर जैसे उत्पादों का प्रयोग कर सकेगी। तो अगर इसे ही आधार वाक्य माना जाए तो आमतौर पर किसी के लिए भी खुद को यह समझा पाना बेहद कठिन हो जाता है कि एल्गार परिषद के समाजसेवी संगठन और स्टेन स्वामी जैसे कई सारे दूसरे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और लॉ कोर्ट की महिला स्टाफर जैसी एक पीड़िता, जिन सब के नाम पेगासस की कथित निगरानी सूची में शामिल हैं, आखिर इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा या वृहत्तर राष्ट्रीय हित को खतरा कैसे हो सकता है? या फिर अगर इतने बड़े पैमाने पर कथित जासूसी केवल अपनी व्यक्तिगत हित या स्वार्थ सिद्धि के लिए कराई जा रही थी, जिसका उद्देश्य तमाम सरकारी, गैर सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं को समझौते की मेज पर लाकर बिठाना था, तो क्या इन आरोपों की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर यह कथित जासूसी कांड एक हकीकत है, तो यह क्यों न माना जाए कि यह हमें संविधान प्रदत्त निजता के मौलिक अधिकार का एक आपराधिक उल्लंघन है? और क्या इस पूरे घटनाक्रम का चरित्र यह नहीं दर्शाता कि इस बेहद सुनियोजित और संगठित तरीके से अंजाम दिए गए अपराध में हिंदुस्तान के करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग किया गया है? एक अनुमानित आंकड़े के हिसाब से 2016-17 के 33 करोड़ 80 लाख रुपए के मुकाबले एनएससीएस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का बजट 2017-18 में 10 गुना बढ़ाकर लगभग 333 करोड़ कर दिया गया। यह काउंसिल प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सलाह देती है और एनएसए को रिपोर्ट करती है। कथित तौर पर इसी वर्ष पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली इजराइल की एनएसओ ग्रुप को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हालांकि इस आरोप के पक्ष में अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो उपलब्ध नहीं है, फिर भी 17 विदेशी समाचार माध्यमों के समूह द्वारा छापी गई खबरें यह तस्दीक करती हैं कि इसी वर्ष से पेगासस की भारतीय रंगमंच पर औपचारिक उपस्थिति दर्ज की जानी शुरू हुई। सवाल यह उठता है कि अब क्या? फ्रांस, अल्जीरिया और हंगरी जैसे देशों ने अपने यहां पेगासस स्पाईवेयर का प्रयोग किए जाने के आरोपों के बीच इस पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी यह जांच करेगी कि क्या वाकई पेगासस ने उन देशों के नागरिकों के निजता के अधिकार में सेंधमारी की है। पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली इजरायली प्राइवेट कंपनी एनएसओ का दावा है कि उसके क्लाइंट को इन उत्पादों का प्रयोग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किए जाने की इजाजत है।
स्वयं इजराइल ने भी अपने यहां एक अंतरिम मंत्रालय टीम का गठन किया है जो इस बात का पता लगाएगी कि क्या पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के दौरान विभिन्न देशों की सरकारों या उनकी एजेंसीज के द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। इजराइल की डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल एजेंसी जो एनएसओ को उत्पादों के निर्यात की इजाजत देती है, उसने भी इस सॉफ्टवेयर के विदेशी क्लाइंट्स को निर्यात किए जाने की नीति की समीक्षा का संकेत दिया है। सबसे अच्छी बात है कि इजराइल की सरकार ने भी यह कहा है कि उनसे इस बाबत जो जानकारी मांगी जाएगी वो दूसरे देशों के साथ साझा करेंगी, सहयोग करेंगी। ऐसे में अच्छा होता कि अगर भारत भी पेगासस के कथित जासूसों के आरोपों के निष्पक्ष जांच के लिए आगे आता। कम से कम इससे आम जनमानस के बीच सरकार की विश्वसनीयता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की साख दोनों कायम रहते। सरकार चाहे जो भी कहे, लेकिन राफेल डील के स्टेक होल्डर से लेकर राजनीतिक विरोधियों तक के नंबर्स का पेगासस की निगरानी सूची में शामिल होना महज संयोग नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय के दिनों में राजनीति शास्त्र के अध्ययन के दौरान दो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज पर काफी बहस हुआ करती थी। एक अथॉरिटेरियनिज्म, जिसका अर्थ होता है पूर्ण सत्तावाद, और दूसरा था टोटलिटेरियनिज्म, जिसका अर्थ है अधिनायकवाद। यह तो सामान्य समझ की बात है कि अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठा निजाम हर एक आवाम पर शक करे और विरोधियों के साथ साथ अपनों को भी जासूसी की रडार पर रखे, तो इसका मतलब है कि सिस्टम की मंशा आहिस्ता आहिस्ता एक पूर्ण सत्तावादी और अधिनायकवादी व्यवस्था की ओर बढ़ने की है। बहरहाल हम उम्मीद भर कर सकते हैं कि सरकार आम जनमानस के साथ साथ लोकतंत्र के सभी स्तंभों के बीच विश्वास बहाली के लिए जरूरी कदम उठाएगी और इन संदेहों का निराकरण करेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। किसी नए विषय तथ्यपरक विवेचना के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।